हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 21। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति। इस नीति को भारत सरकार ने 20 मार्च 2001 को स्वीकार किया था। इसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण करना, उनके प्रति हर प्रकार के भेदभाव को खत्म करना और जीवन व सामाजिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है। आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाना, न्यायिक कानून व्यवस्था को उनके प्रति संवेदनशील बनाना, उनके प्रति सब प्रकार की हिंसा को खत्म करना, इन सब के अतिरिक्त बालिकाओं को जन्म के साथ ही उनके संपूर्ण मौलिक अधिकारों की प्राप्ति कराना शामिल है। लक्ष्य व उद्देश्य। महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य महिलाओं की प्रगति, विकास व सशक्तिकरण है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए आर्थिक व सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसे वे अपनी पूर्ण क्षमताओं की पहचान कर सके। सेकंड पॉइंट है राजनीति। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के समान ही अपनी मूलभूत स्वतंत्रताओं व मानवाधिकारों का जो वैधानिक शक्तियों से उन्हें मिले हैं वे वास्तव में उपभोग कर सके। थर्ड पॉइंट है राष्ट्र के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की बराबर पहुंच हो और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी बराबर की भागीदारी हो। फोर्थ पॉइंट है स्वास्थ्य, चिकित्सा, सभी स्तरों पर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा व सार्वजनिक कार्यक्रमों तक महिलाओं की पहुंच हो। फिफ्थ पॉइंट है महिलाओं के प्रति सभी प्रकार की हिंसा को खत्म करने के लिए न्याय व्यवस्था व कानून व्यवस्था को मजबूत करना। सिक्स पॉइंट है स्त्री व पुरुष दोनों के साझा प्रयासों से सामाजिक दृष्टिकोण और सामुदायिक परंपराओं व रीति रिवाजों को बदलना। सेवन पॉइंट है विकास प्रक्रिया में महिलाओं के लैंगिक दृष्टिकोण को मुख्य धारा में लाना। 8 पॉइंट है महिलाओं व बालिकाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव और हिंसा को खत्म करना। 9 पॉइंट है नागरिक समाज, विशेषकर महिला संगठनों के साथ भागीदारी को और अधिक मजबूत करना। पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के विकास पर ध्यान। सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना से ही महिला विकास पर ध्यान दिया है, लेकिन जैसे कि पहले भी कहा गया है कि सरकार का नज़रिया महिला के कल्याण का था और इसीलिए उसे विकलांग, वृद्ध, गरीब आदि के साथ जोड़ दिया गया। वर्ष 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB की स्थापना की गई। इसका लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर, विशेषकर ग्रामीण स्तर पर महिलाओं व बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों व गतिविधियों को बढ़ावा देना था। दूसरी से पांचवी योजना तक ही कल्याणकारी नजरिया प्रमुख रहा। यह अलग बात है कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य व बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी इस बीच योजनाएं व कार्यक्रम बना। छठी योजना तक आते आते 1980 से 85 विभिन्न कारणों से महिलाओं की आवाज़ काफ़ी ऊपर आ गई थी, इसलिए अब दृष्टिकोण कल्याण न रहकर विकास हो गया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीन मुद्दों को प्रमुखता देते हुए महिलाओं के विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया। सातवीं योजना में 1985 से 90 में भी विकासात्मक कार्यक्रम जारी रहे, पर अब जो उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करके उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाना था। इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम विकास के विभिन्न क्षेत्रों में लाभार्थियों जनित योजनाओं BOS को बढ़ावा देना था, जिससे कि योजना कार्यक्रम
का लाभ सीधे महिला को मिले। शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए कुशल व अकुशल क्षेत्रों में उनके रोजगार पैदा करने संबंधी कार्यक्रम जारी रहे। 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1992 से 97 का केंद्रीय विचार मानव विकास का था, इसलिए इसने महिला विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस योजना में महिलाओं से यह सुनिश्चित करने का वादा किया गया था कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लाभों से महिलाओं को वंचित नहीं रखा जाएगा। सामान्य विकास कार्यक्रमों के पूरक विशेष कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। अन्य क्षेत्रों के विकास के लाभ महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए निगरानी की व्यवस्था की जाएगी और महिलाओं को इस योग्य बनाया जाएगा कि वे विकास प्रक्रिया में बराबर की भूमिका निभा सके और उनकी बराबर की भागीदारी हो। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 महिलाओं संबंधी योजनाओं की अवधारणा में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। एक, महिला सशक्तिकरण को 9वीं योजना के प्रमुख 9 उद्देश्यों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब योजना का काम एक ऐसा वातावरण तैयार करना था जिसमें महिलाएं घर के भीतर व बाहर दोनों जगह पुरुषों के साथ समान भागीदारी के रूप में अपने अधिकारों का खुलकर प्रयोग कर सके। दूसरा, इस योजना ने महिलाओं संबंधी क्षेत्रों और महिला विशेष क्षेत्रों में लागू तत्कालीन सभी सेवाओं का विलय कर दिया। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों को महिलाओं का योजना समूह यानी कि वुमेन कंपोनेंट प्लान WCP बनाने के निर्देश दिए। इसमें सभी सामान्य विकास कार्यक्रमों के धन लाभ को कम से कम 30% महिलाओं का सुझाव दिया गया, जो आवंटित राशि व लाभों का प्रवाह पर निगाह रखे और यह लेकर आगे बढ़े। वर्ष 1986 में प्रधानमंत्री कार्यालय के संकेत पर महिलाओं की 27 BOS योजनाओं की निगरानी के लिए विशेष तंत्र स्थापित किया गया था। आज भी वही तंत्र निगरानी का काम कर रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रम। समाज में महिला की स्थिति काफ़ी हद तक काफ़ी आर्थिक क्षमता पर निर्भर करती है। अगर परिवार का जीवन यापन उसी की आय से हो रहा है या परिवार की उत्पादकता व अनुत्पादकता पर परिसंपत्तियों पर उसका नियंत्रण है, तो परिवार के अंदर, समुदाय में और यहाँ तक कि समाज में उसका मूल्य, सम्मान और सौदेबाजी की क्षमता में अनेक गुना बढ़ जाता है। एक कमाऊ महिला को गैर कमाऊ महिला के मुकाबले समाज में भेदभाव का सामना भी कम ही करना पड़ता है। यह अलग बात है कि उस पर घर व बाहर दोनों के कामों का बोझ आ जाता है। तीसरी बात यह भी देखी गई है कि महिला अपनी आय का ज़्यादा सही व उचित उपयोग करती है। एक महिला की अतिरिक्त आय परिवार के पोषण, शिक्षा व ऐसे ही अनिवार्य कामों में खर्च होती है, जबकि पुरुष की अतिरिक्त आय जैसे कि अध्ययनों से निकल कर आया है वह अपने पर ही ज़्यादातर खर्च करता है। यही कारण है कि एक महिला की आय का कुल मूल्य एक पुरुष की आय से कहीं ज़्यादा आंका जाता है। रोजगार व आय। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत आवश्यक है कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र व आत्मनिर्भर हों। इसके लिए उनकी आय बढ़ाने व रोजगार के अवसर बढ़ाने दोनों के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार के SJSRY स्टेप, नारोड आदि कार्यक्रम प्रशिक्षण, रोजगार और आय प्रदान करने वाले कार्यक्रम हैं। कौन से कार्यक्रम हैं? SJSRY स्टेप, नारोड आदि जो कार्यक्रम हैं वो प्रशिक्षण, रोजगार और आय प्रदान करने वाले कार्यक्रम हैं। इन सभी कार्यक्रमों में अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रही महिलाओं या फिर पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी निभा रही महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। केंद्र सरकार का महिला एवं बाल विकास 3 ऐसे कार्यक्रम चला रहा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संगठित करके उनमें अपने प्रति
जागरूकता पैदा की जाती है, उनमें आत्मविश्वास जगाया जाता है तथा जिसके बाद वे परिवार में विशिष्ट स्थान पाती है, उन समस्त साधनों व समस्त संसाधनों तक भी पहुंच पाती है जिनसे उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति मजबूत हो। इनमें से एक कार्यक्रम का नाम है स्वयं सिद्धा, जो इस समय देश के 650 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। इसमें इंदिरा महिला योजना और इंदिरा समृद्धि योजना दोनों कार्यक्रमों का विलय कर यह नया नाम रखा गया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो निम्नलिखित हैं। महिला कल्याण योजनाएं। प्रमुख महिला कल्याण योजना निम्नलिखित है। कौन सी? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। यह एक सशक्त नकद हस्तांतरण योजना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई है। 19 वर्ष या उससे अधिक की गर्भवती महिलाओं को विशिष्ट मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य दशाओं की पूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रथम 2 जीवित बच्चों को जन्म देने के लिए गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर शिशु के 6 महीने का होने तक की अवधि के दौरान 3 किस्तों में 6,000 की नगद धनराशि प्रदान की जाएगी। महिला समृद्धि योजना। महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक विशेष योजना है। इस योजना में ग्रामीण वयस्क महिला डाकघर में खाता खोलकर 300 रुपये जमा करती हैं। स्वाधार स्कीम। स्वाधार योजना को वर्ष 2001-2 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया गया ताकि विषम परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं जैसे परित्यक्त विधवाएं, परिवार से त्यागी गई स्त्रियां या अन्य किसी भी कारण से बेघर पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना के सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि के द्वारा लागू किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लागू किया गया है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। किशोरी शक्ति योजना ICDS की अवसंरचना का उपयोग करते हुए किशोरी शक्ति योजना नामक स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष के आयु की किशोरियों की स्व-विकास, पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर, साक्षरता और अंक ज्ञान संबंधी कौशल, व्यावसायिक कौशल इत्यादि से संबंधित जरूरतों को पूरा करना है। क्या करना है कि जो ये स्कीम चलाई जा रही है इसका उद्देश्य है कि 11 से 18 वर्ष की जो आयु की किशोरी हैं उनके लिए स्व-विकास, पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर, साक्षरता और अंक ज्ञान संबंधी कौशल, व्यावसायिक कौशल इत्यादि से संबंधित जरूरतों को पूरा करना इस जो किशोरी शक्ति योजना है इसका काम है। किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम। सरकार ने वर्ष 2009-10 में प्रायोगिक परियोजना के आधार पर किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम जारी रखने का अनुमोदन किया। यह परियोजना 51 अभी निर्धारित जिलों में अर्थात प्रत्येक बड़े राज्य के 2 पिछड़े जिलों योजना आयोग के ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा विकसित श्रेणी क्रम के आधार पर निर्धारित और प्रत्येक छोटे राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या वाले एक जिले में राजधानी जिले को छोड़कर क्रियान्वित की जा रही है। 11 से 19 वर्ष तक की आयु की अल्प पोषित किशोरियों को इस स्कीम के लाभ प्रदान किए जाते हैं।
इन किशोरियों में 11 वर्ष से अधिक किंतु 15 वर्ष से कम आयु की 30 किलोग्राम से कम वजन वाली किशोरियां तथा 15 से 19 वर्ष की आयु की 35 किलोग्राम से कम वाली किशोरियां शामिल हैं। इन स्कीम के अंतर्गत अल्प पोषित किशोरियों को 6 किलोग्राम प्रति लाभार्थी प्रति माह की दर से खाद्यान्न दिए जाते हैं। यह कार्यक्रम राज्य, जिला, ब्लॉक और तथा आंगनबाड़ी केंद्र स्तरों पर ISDS स्कीम की प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से चलाया जा रहा है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सशक्त मातृत्व लाभ स्कीम मंत्रालय ने इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सशक्त मातृत्व लाभ स्कीम नाम से एक केंद्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है। यह स्कीम चयनित जिलों में ICDS कार्यक्रम की अवसंरचना के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर चलाई जाएगी। इस स्कीम में यह परिकल्पना की गई है कि गर्भवती और शिशुओं की स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विशिष्ट शर्तें पूरी करने पर नकद राशि दी जाएगी। गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक कामकाज करने और प्रसव के बाद भी यथाशीघ्र कामकाज शुरू कर देने की मजबूरी से महिलाओं की मुक्ति कराने का प्रयास इस स्कीम के माध्यम से किया जाएगा। अतः यह स्कीम गर्भावस्था और शिशुओं को स्तनपान कराने की अवधि के दौरान महिलाओं को होने वाली मजदूरी और आंशिक क्षतिपूर्ति करके उन्हें राहत प्रदान करेगी। राजीव गांधी किशोरी सशक्ति स्कीम सबला मंत्रालय ने 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम यानी कि सबला का प्रस्ताव किया है, जिसमें किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम और किशोरी शक्ति योजना का विलय किया गया है और कुछ नए घटक भी जोड़े गए हैं। अतः राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम मंत्रालय की किशोरी शक्ति योजना और किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम नामक 2 मौजूदा स्कीमों का स्थान लेगी। इस स्कीम को समेकित बाल विकास सेवा स्कीम की अवसंरचना के माध्यम से चलाए जाने का प्रस्ताव है। इस स्कीम की सभी सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदान की जाएगी। सबला राज्य सरकारों, संघ, राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से चलाई जाने वाली केंद्रीय प्रायोजित स्कीम होगी। इस स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण को छोड़कर अन्य सभी घटकों के लिए केंद्र सरकार 100% वित्तीय सहायता देगी और पूरक पोषण की लागत में राज्य सरकारों, संघ, राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ 50-50% के आधार पर भागीदारी करेगी। फर्स्ट पॉइंट है इसका, किशोरियों के विकास और सशक्तिकरण में उनकी सहायता करना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना। सेकंड पॉइंट है स्वास्थ्य, सफाई, साफ सफाई, पोषण, किशोरी प्रजनन और यौन स्वास्थ्य तथा परिवार एवं बच्चों की देखरेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना। थर्ड पॉइंट है किशोरियों के घरेलू कौशल, जीवन कौशलों एवं व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करना। फोर्थ पॉइंट है स्कूल न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना। भारत में अनुसूचित जातियों के लिए कार्यक्रम आयोजना। भारत में अनुसूचित जातियों के लिए प्रमुख कार्यक्रम योजनाएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति। कक्षा 9 और 10 में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के बच्चों के अभिभावक को बच्चों के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना, ताकि प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के संक्रमण काल में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय छोड़ने की घटनाओं में कमी लाई जा सके। यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जाएगी जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपए प्रति से अधिक ना हो। सेकंड पॉइंट है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति।
राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति अनुसूचित जातियों, भूमिहीन, कृषि मजदूरों एवं परंपरागत कलाकारों के विद्यार्थियों को विदेशों में अभियांत्रिकी, तकनीकी आदि विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है। थर्ड पॉइंट है, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2005-06 में अनुसूचित जातियों के लिए एमफिल एवं पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना प्रारंभ की। यह योजना अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करती है जो विद्यालयों, अनुसंधान स्थानों एवं वैज्ञानिक संस्थानों में अनुसंधान डिग्रियों में अध्ययनरत है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को दी जाने वाली फेलोशिप की कुल संख्या 2000 है। वृद्धों से संबंधित कार्यक्रम, वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति। वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा 1499 ईस्वी में की गई थी। वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति के निम्नलिखित उद्देश्य है। फर्स्ट पॉइंट है, अपनी और अपनी पत्नी की वृद्धावस्था की देखभाल के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। सेकंड पॉइंट है, वृद्ध सदस्यों को देखरेख के लिए परिवारों को प्रोत्साहन देना। थर्ड पॉइंट है, परिवार द्वारा वृद्धि सदस्यों की देखरेख में पूरक भूमिका निभाने के लिए स्वैच्छिक एवं गैर सरकारी संगठनों को समर्थन प्रदान करना। फोर्थ पॉइंट है, सुरक्षित वृद्धजनों की देखरेख एवं संरक्षण प्रदान करना। वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय परिषद, यह परिषद राष्ट्रीय वृद्धजन नीति एवं वृद्धजनों के लिए विशेष पहलकारी उपायों के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार को प्रतिपुष्टि प्रदान करती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद का पुनर्गठन किया है। वृद्धजनों के कल्याण के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने एवं उनके क्रियान्वयन के संबंध में सरकार को सलाह देने एवं सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद एवं शीर्ष संस्था है। वृद्धजनों के लिए नीतियों एवं एकीकृत कार्यक्रम, इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है ताकि उन्हें आश्रम, भोजन, चिकित्सा आदि बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं गैर सरकारी शैक्षिक संगठनों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका, वृद्धजनों की विशेषकर भोजन, आवास एवं गरीब वृद्धजनों के स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की देखरेख के लिए कार्यक्रम बनाना। वृद्धजनों की संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाना। सेकंड पॉइंट है, वृद्धजनों की शारीरिक चिकित्सा हेतु क्लिनिकल की व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई। योजना का उद्देश्य आयु संबंधित बीमारियों का सामना कर रहे गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी से संबंधित बुजुर्गों को जीवन यापन के लिए आवश्यकता उपकरण प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे फर्स्ट है चलने की छड़ी, सेकंड बैसाखी, थर्ड है सुनने की मशीन और फोर्थ है व्हील चेयर आदि। योजना को सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित कार्यक्रम नीतियाँ, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006। दिव्यांग व्यक्ति देश के मूल्यवान संसाधन हैं। इन व्यक्तियों को समान अवसरों की प्राप्ति एवं इनके अधिकारों का संरक्षण हो, जिनसे समाज में इनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति लागू की।
राष्ट्रीय नीति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कौन सी है? फर्स्ट पॉइंट है निःशक्त व्यक्तियों के लिए केंद्र स्तर पर मुख्य आयुक्त तथा राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के अतिरिक्त निःशक्त व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड पॉइंट है केंद्रीय समन्वय समिति सहभागी प्रतिनिधित्व के साथ राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन से संबंध विषयों में सामंजस्य स्थापित करती है। इसी प्रकार की समिति राज्य स्तर पर भी होती है। पंचायती राज संस्थाएं तथा नगरीय स्थानीय निकाय जिला निःशक्तता पुनर्वास केंद्रों की कार्यप्रणाली से संबंध है। थर्ड पॉइंट है शैक्षिक पुनर्वास जिनके अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शामिल है तथा समाज में गरिमामय जीवन यापन के लिए आर्थिक पुनर्वास भी शामिल है। दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देती है। वर्ष 1999 में दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधित 4 योजना को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक गतिविधियों के प्रोत्साहन की योजना नामक एक योजना में समायोजित कर दिया गया। उक्त योजना को संशोधित करके वर्ष 2003 में दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना में परिवर्तित कर दिया गया। सेकंड पॉइंट है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1 वर्ष से अधिक समय अवधि में मैट्रिक पश्चात व्यावसायिक एवं तकनीकी अध्ययन कर रहे व्यक्तियों के लिए प्रतिवर्ष 500 नई छात्रवृत्तियां दी जाती है। ऐसे विद्यार्थी जो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से पीड़ित है और उनके परिवार की मासिक आय 15,000 से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। बच्चों के लिए नीति एवं कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल नीति। राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में बालकों को राष्ट्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पारसंपत्ति घोषित करते हुए भारत सरकार ने बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता संबंधित अपनी वचनबद्धता बताई। बाल नीति 1974 ने इस तथ्य पर जोर दिया कि मानव संसाधनों के विकास के लिए बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों को राष्ट्रीय नीति में उचित स्थान मिलना चाहिए। भारत में बाल अधिकारों के कल्याण एवं संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान हैं। अनुच्छेद फर्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 21(8) राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जो राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। सेकंड पॉइंट है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करे, जो बाल श्रम है उसका विरोध करे। थर्ड पॉइंट है अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 24 में। सर्व शिक्षा अभियान SSA इस समय सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की एक मुख्य कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान नामक एक व्यापक कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2001-2 में शुरू किया गया था। इस अभियान के निर्माण में इससे पहले के अनेक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षाकर्मी परियोजना और लोक जुम्बिश परियोजना शामिल है। यह केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच एक भागीदारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य उत्तम शिक्षा की व्यवस्था पर विशिष्ट बल देते हुए एक समुदाय स्वामित्व
दृष्टिकोण के माध्यम से स्कूल पद्धति के निष्पादन में सुधार करना है। SSA एक समयबद्ध मिशन है जिसका उद्देश्य वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा का सर्व सुलभकरण सुनिश्चित करना है तथा लैंगिक सामाजिक अंतरों को हटाना है। राज्यों ने अपने अपने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में SSA के लिए स्वतंत्र क्रियान्वयन से सोसाइटी स्थापित की है। वर्ष 2005-06 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 35 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के 600 जिलों की जिला योजनाओं पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित कर दिया। राज्य इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है सभी बच्चों की विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक विद्यालयों में भर्ती सुनिश्चित करना। सेकंड पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखना। थर्ड पॉइंट है भर्ती शिक्षा और बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखने के लिए लैंगिक और सामाजिक श्रेणी में अंतर को कम करना। फोर्थ पॉइंट है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करना है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए राष्ट्रीय मिशन। SSA के संबंध में एक राष्ट्रीय मिशन दिसंबर 2004 में परिचालित किया गया था, जबकि शासी परिषद और कार्यकारी समिति की सदस्यता अधिसूचित की गई थी। राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद की पहली बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 21 फरवरी 2005 को आयोजित हुई थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की पहली बैठक संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की पहली बैठक 23 मार्च 2005 को आयोजित हुई थी। जनवरी 2006 में राष्ट्रीय मिशन के 6 उप मिशन अधिसूचित किए गए थे। ये उप मिशन निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है अध्ययन परिणामों की परिभाषा करना और छात्र उपलब्धि स्तरों का मूल्यांकन, मॉनिटरिंग आधारित संरचना की व्यवस्था करना। सेकंड पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक भागीदारी और PRI की भूमिका। थर्ड पॉइंट है शिक्षकों का प्रशिक्षण और शैक्षिक सहायता संस्थानों व गुणवत्ता सुधार के अन्य पहलुओं का सुदृढ़ीकरण। फोर्थ पॉइंट है लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, शहरी वंचित बच्चों और विकलांग बच्चों की शिक्षा। फिफ्थ पॉइंट है आयोजना, प्रबंधन, मॉनिटरिंग और अनुसंधान मूल्यांकन के संबंध में क्षमता निर्माण। विभाग को इन विषयों के संबंध में सलाह देने और देश भर में निष्पादन की समीक्षा करने में सहायता देने हेतु इन उप मिशनों के संबंध में एक कार्य दल गठित किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्राथमिक स्तर पर महिलाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPIGEL, लचीला केंद्रीकृत परियोजनाओं एवं निर्णय के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर बालिका शिक्षा की बाधाओं को दूर करने के लिए एक समग्र प्रयास है। NPIGEL को शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जाता है तथा इनमें उन लड़कियों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है जो स्कूल में भर्ती तो हैं लेकिन वह नियमित रूप से नहीं जाती हैं। बच्चे उस समय स्कूल छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं जब वे कक्षा में पढ़ाई की गति से तालमेल नहीं बिठा पाते या कक्षा में शिक्षकों समकक्षों द्वारा अपेक्षित महसूस करते हैं। यह योजना ऐसी लड़कियों की पहचान करने और उन्हें इस अवस्था से बाहर निकालने और पढ़ाई के बीच में छोड़ने से रोकने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर तय करने पर बल देती है। यह योजना लड़कियों की भर्ती, उपस्थिति, उपलब्धियों पर नज़र रखने के लिए ग्राम स्तर की महिला और सामुदायिक संगठनों की सहायता लेती है। SSA
का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक और नूतन शिक्षा यानी EGS और AIE है, जो विशेष रूप से स्कूल रहित बस्तियों में तथा स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए तैयार की गई है। स्कीम के अंतर्गत संक्षिप्त पाठ्यक्रमों, रियायती शिविरों, ड्रॉप इन केंद्रों, ग्रीष्म शिविरों, सुधारात्मक प्रशिक्षण आदि के जरिए स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए शिथिलनीय कार्यनीतियों के लिए सहायता प्रदान की गई है। मध्याह्न भोजन योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण आहार सहायता की राष्ट्रीय कार्यक्रम सामान्य तौर पर मध्याह्न भोजन स्कीम के नाम से विख्यात आज विश्व में सबसे बड़ा स्कूल पोषाहार कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 8 लाख से अधिक प्राथमिक स्कूलों में लगभग 12 करोड़ बच्चे शामिल हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पोषण आहार स्थिति सुधारना है। इसका लक्ष्य दाखिले उपस्थिति बच्चे की शिक्षा में बनाए रखकर और बच्चों की विशेष रूप से सुविधा विहीन वर्ग के बच्चों के अध्ययन स्तरों को सुधार कर प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से लेकर 5वीं के सर्वसुलभीकरण को बढ़ावा देना है। स्कीम के अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश प्रदान किया जाता है। भारत सरकार के प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए वैकल्पिक अध्ययन केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक अक्टूबर 2002 से बढ़ावा दिया गया। भारतीय खाद्य निगम के जरिए 100 ग्राम प्रति बच्चे प्रति स्कूल दिन के हिसाब से जहां पका हुआ खाना सप्लाई किया जाता था और 3 किलोग्राम प्रति छात्र प्रति माह के हिसाब से जहां खाद्यान्न का वितरण किया जाता था। मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति द्वारा केंद्रीय सहायता प्रदान की गई। यद्यपि सभी स्कूलों में कार्यक्रम के अंतर्गत पके खाने की व्यवस्था करने की दिशा में तेजी से बढ़ने की उम्मीद की वजह से बच्चे को पका खाना उपलब्ध कराने में कठिनाइयां पेश आ रही है। कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत उन स्थानों पर ध्यान दिया जाता है जहां आबादी छितराई हुई होती है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 75% स्थान आरक्षित होते हैं और बाकी 25% स्थान गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना बच्चों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का सर्वप्रमुख सूचक है। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को आरंभ हुई थी। इस योजना का उद्देश्य 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के पोषणीय और स्वास्थ्य स्तर को सुधारना है। बाल विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों में प्रभावी सहयोग प्राप्त करना है। अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम नीतियाँ, माइनॉरिटी प्रोग्राम पॉलिसी। अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने निम्नलिखित कार्यक्रम नीतियाँ बनाई हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। नई मंजिल गरीब अल्पसंख्यक युवाओं को रचनात्मक तौर पर नियोजित करना और उन्हें सतत एवं लाभकारी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता करना है। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में युवाओं को बाजार प्रेरित कौशलों में एकीकृत प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इस योजना में प्रत्येक स्तर पर अल्पसंख्यकों की शिक्षा के परिणामों और रोजगार परकत के अर्थों में समानता लाने के लिए उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करना है। सेकंड है नई रोशनी योजना। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011-12 में
इस योजना की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं में नेतृत्व विकास करना है। नई रोशनी योजना के निम्नलिखित उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, अल्पसंख्यक महिलाओं एवं उसी ग्राम या क्षेत्र में उनके पड़ोस में रहने वाले अन्य समुदाय के महिलाओं की सभी स्तर पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के विषय में जानकारी, साधन एवं उनसे पारस्परिक क्रियाओं की तकनीक प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने एवं उनमें आत्मविश्वास स्थापित करना है। सेकंड पॉइंट है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संगठनों के माध्यम से महिलाओं के लिए नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण योजना क्रियान्वित की जाएगी। नई योजना अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने निम्नलिखित कार्यक्रम नीतियां बनाई हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। फर्स्ट है गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र। यह योजना 6 जुलाई 2017 में अल्पसंख्यकों के लिए शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं के लिए रोजगार पूरक कौशल विकास करना है। यह योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई। सेकंड पॉइंट है मेंटर इंडिया अभियान। यह योजना नीति आयोग द्वारा 23 अगस्त 2017 को शुरू की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 से 12 कक्षा के छात्र को नवीन कौशल सिखाना है, उनसे देश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ये योजना अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थी विज्ञान मंथन योजना। स्कूली छात्रों में विज्ञान, तकनीकी एवं गणित विषयों को प्रोत्साहन करना इस योजना का उद्देश्य है। यह कार्यक्रम विज्ञान प्रसार लागू कर रहा है। विज्ञान प्रसार विज्ञान भारती के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। इसके द्वारा वैज्ञानिक व विषय विशेषज्ञ विद्यार्थियों को जागरूक करेंगे ताकि विज्ञान, गणित व तकनीकी आधारित समाज का निर्माण हो सके। फोर्थ पॉइंट है स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। यह अध्यापकों को व माता पिता को बेहतर स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए 21 अगस्त 2017 को शुरू की गई है। इस कार्यक्रम में ओलंपिक व पारा ओलंपिक के मूल्यों को आत्मसात करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें विभिन्न क्षमताओं एवं सभी आयु वर्ष वाले बच्चे को विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा। पावर टेस्ट इंडिया योजना। फिफ्थ पॉइंट है सरकार ने देश में 45 स्थानों पर एक साथ पावर टैक्स इंडिया योजना का आरंभ 3 अप्रैल 2017 को किया, जो बिजली के क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक योजना है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने भिवंडी, ठाणे जिला, महाराष्ट्र में इस योजना की शुरुआत की। यह योजना विशेष रूप से छोटे मशीन करखा बुनकरों को लाभ देगी। मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से बातचीत की, क्योंकि पावर टैक्स इंडिया स्कीम देशव्यापी शुरू की गई थी। उड़ान। इस यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 15 जून 2016 को जारी की गई। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति NCAP का एक अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अप्रैल 2017 को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के तहत शिमला दिल्ली मार्ग पर पहली उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस योजना के अंतर्गत 500 किलोमीटर 1 घंटा की यात्रा या हेलीकॉप्टर से 30 मिनट के सफर का हवाई किराया अधिकतम 2,500 रुपये है। सेकंड पॉइंट है क्षेत्रीय दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण शहरों से हवाई यात्रा सुलभ कराया जाना, ये उड़ान का लक्ष्य है। कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, योजनाएं, तालिकाएं।
कार्यक्रम का नाम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1980 में कराया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब चालू किया गया था? 1980 में। ग्रामीण क्या लक्ष्य था इसका? ग्रामीण गरीबों के लिए लाभदायक रोजगार के अवसर प्रदान करना। थर्ड है स्वैच्छिक योजनाएं और सामाजिक कार्यक्रम 1986 में चालू किया गया था। कपाट, इसका क्या नाम है? कपाट के माध्यम से लाभार्थियों उन्नति और ग्रामीण प्रौद्योगिकी के प्रसार के संगठन को संवर्धन। नेहरू रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी। इससे क्या उद्देश्य या लक्ष्य था? शहरी बेरोजगारी को रोजगार प्रदान करने के लिए किया गया था। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989 से 90 के बीच में चालू किया गया था। बंजर भूमि और अवक्रमित भूमि के विकास के लिए था। शहरी मजदूरी रोजगार की योजना 1990 में चालू की गई थी। शहरी क्षेत्र जहां जनसंख्या कम से कम 1 लाख है वहां रोजगार देने के लिए था। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी 1993, इसे गांवों को विकसित करने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1993 क्षेत्र में विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ प्रदान किए गए। राष्ट्रीय महिला कोष 1993, इसका उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर को विस्थापित करना नहीं बल्कि गरीबों और बैंकिंग क्षेत्र के बीच के अंतराल को कम करना है। स्वाधार 1995 में चालू किया गया था। स्वाधार भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थियों हेतु शुरू की गई प्रायोजित परियोजना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 गांव स्तर के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास पर केंद्रित प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आवास, ग्रामीण सड़क और पीने का पानी। फूड वर्क योजना 2001 सूखा प्रभावित राज्यों में मजदूरी रोजगार के माध्यम से भोजन के लिए। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना 2002 से 3 के बीच में बजट पे था। सबसे गरीब जिले में रोजगार गारंटी। निर्मल ग्राम पुरस्कार 2003 में समग्र स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन को और गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने निर्मल ग्राम पुरस्कार नामक योजना आरंभ की। यह पुरस्कार पूरी तरह से स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत विकास खंडों तथा जिलों को दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा प्रावधान। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान 2003। ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करने और असंतुलित सामाजिक आर्थिक विकास प्राप्त करना। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन 2005 बड़े पैमाने पर शहर आधुनिकीकरण योजना है। अमृत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का नया अवतार है। उज्ज्वला योजना 2007, इस योजना में महिलाओं को तुरंत व दीर्घकालीन मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी जिनमें आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सा उपचार व साथ साथ मार्गदर्शन व व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है। धन लक्ष्मी योजना 2008 समाज में बालिका के जन्म के प्रति नकारात्मक सोच तथा बालिका के प्रति भेदभाव और उपेक्षापूर्ण व्यवहार के बदले तथा बालिका को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008। कार्यक्रम का उद्देश्य नए स्वरोजगार उपक्रमों, परियोजनाओं, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में शुरू की गई राष्ट्रीय पेयजल मिशन यानी कि बाद में राजीव गांधी पेयजल मिशन हो गया को विस्तार पूर्व अपनाया गया। NRDWP का मुख्य उद्देश्य भारत के
समस्त ग्रामीण नागरिकों हेतु पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन 2010, महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। राजीव आवास योजना 2010, भारत स्लम मुक्त बनाने के लिए ये योजना की गई थी। सबला 2010, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसे सबला भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ की गई थी। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना 2010, सरकार द्वारा देश के दूर दराज इलाके में जच्चा बच्चा की ठीक ढंग से देखभाल के लिए प्रारंभ की गई योजना है। निर्मल भारत अभियान 2012, इसका नाम संपूर्ण स्वच्छता अभियान था। इसका उद्देश्य खुले स्थान पर मल त्याग की पारंपरिक प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 2013, केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जनता तक जाने, क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जनता तक जाने वाली सब्सिडी को सीधे जनता तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित डीबीटी योजना बनाई गई। स्वच्छ भारत अभियान 2014, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2019 तक प्रत्येक परिवार को संपूर्ण स्वच्छता प्रदान करना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2014, ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना की सुपुर्दगी के लिए प्रारंभ। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 2014, सभी घरों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण एवं संप्रेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014, बेटियों की भ्रूण हत्या से सुरक्षा हेतु जागरूकता प्रसारित करने हेतु। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, भारत में वित्तीय समावेश पर राष्ट्रीय मिशन। इसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना। सुकन्या समृद्धि योजना 2015, इसके अंतर्गत 0 से 10 वर्ष तक की बालिकाओं का बैंक खाता खोला जाएगा तथा इस खाते को 21 वर्ष तक चालू रखा जाएगा। इसमें न्यूनतम 1000 तक अधिकतम 1.5 लाख तक की राशि प्रतिवर्ष जमा की जा सकती है। अटल पेंशन योजना 2015, 18 से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी श्रमिकों के लिए 60 वर्ष उपरांत पेंशन प्रारंभ करने हेतु। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015, 18 से 50 वर्ष आयु समूह के आवेदकों को 330 वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख तक का बीमा मिलेगा। बैंक खाता अनिवार्य है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए खाता धारक व्यक्ति को 12 वार्षिक प्रीमियम पर मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख अथवा आंशिक विकलांगता पर 1 लाख के बीमा का प्रावधान है। गिव इट अप अभियान 2015, एलपीजी सब्सिडी छोड़ना। स्टार्टअप इंडिया अभियान 2016, इसका मुख्य उद्देश्य नए उद्यमों को वित्तीय मदद एवं रियायतें उपलब्ध कराकर उद्यमियों को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है। स्टैंड अप इंडिया अभियान 2016, इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजातियों और महिलाओं को सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, यह एक नई कृषि बीमा योजना है जिसमें फसलों का प्रीमियम खरीफ 2%, रबी 1.5% और वाणिज्यिक 5% है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2016, 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 1600 प्रति परिवार को वित्तीय सहायता सरकार द्वारा। स्वयं 2016, नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017, वरिष्ठ नागरिकों के 60 वर्ष या उससे अधिक
ऊपर आयु वर्ष पेंशन बीमा योजना। सौभाग्य योजना 2017 हर घर बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2017 महिलाओं को सुरक्षित प्रसव एवं प्रसव पश्चात मातृत्व लाभ प्रदान करने वाली योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों तथा वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहयोगी उपकरण प्रदान करने वाली योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 2017 योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उड़ान योजना 2017 क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हवाई यात्रा नागरिकों तक सुलभ बनाने के लिए 500 किलोमीटर तक का 2500 निर्धारित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना 2018 इस योजना के तहत 40 करोड़ गरीब परिवारों के लिए सालाना 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।